हेलो फ्रेंड्स, अमन गुप्ता मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं आज पुनः आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्टूडेंट, आपसे बस एक ही आग्रह है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। फ्रेंड है, ठीक है स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है और वो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से है, अर्थात एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग। गॉस थ्योरम के बहुत सारे अनुप्रयोग है स्टूडेंट। हमने पिछली कक्षा में आपको गॉस थ्योरम, विद्युत फ्लक्स और घनकोण के बारे में बताया था, अर्थात इलेक्ट्रिक फ्लक्स और क्यूब एंगल्स के बारे में मैंने आपके साथ जिक्र किया था। तो आज हम कुछ गॉस प्रमेय के अनुप्रयोगों पर ही केवल चर्चा करेंगे। आते हैं, सबसे पहला अनुप्रयोग जो है हमारे सामने स्टूडेंट, वो है रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्जेस। स्टूडेंट्स, रेखा आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके डायग्राम के बारे में बता दूं या इसकी प्रोसेसिंग के बारे में बता दूं। इसमें होता क्या है कि इसमें एक अनंत लंबाई का चालक तार लिया जाता है, कंडक्टर वायर, जिस पर प्लस क्यू आवेश देते हैं तो उसके चारों ओर या उसके पूरे सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज कार्य करने लगता है और इसके चारों ओर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। स्टूडेंट्स, इस तार से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी की कल्पना करते हैं जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो जो आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी लिए हैं, इस आर डिस्टेंस को रेडियस मानकर, त्रिज्या मानकर एक बेलन की संरचना करते हैं, ये पृष्ठ कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, समतल पृष्ठ की जगह पर हम लोग वृत्तीय पृष्ठ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो दो वृत्तीय पृष्ठ होंगे उनसे होकर विद्युत फ्लक्स शून्य के बराबर निकलेगी, अर्थात बहुत कम, न के बराबर, नगण्य, नेग्लिजिबल निकलेंगी। इसलिए वहाँ हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस क्षेत्र से नहीं ज्ञात करते। परंतु जो वक्रीय पृष्ठ होता है स्टूडेंट्स, उसको हम गॉसीय पृष्ठ भी कहते हैं, अर्थात गॉसियन सरफेस भी हम उसको कहते हैं। और गॉसियन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलते हैं उसकी संख्या बहुतायत होती है, बहुत अधिक होती है। तो सिर्फ हम एक ही पृष्ठ पर या एक ही पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम यहाँ ज्ञात करते हैं। और इसको ज्ञात करने के लिए हमें एक सहायक समीकरण की जरूरत पड़ती है जो गॉस का प्रमेय है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बगैर सहायता के हम इस प्रमेय को सिद्ध नहीं कर सकते। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं आपके। स्टूडेंट्स, माना कि ये अनंत लंबाई का चालक तार L है, नीचे भी आप दे सकते हैं, ऊपर भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जिस पर हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इसके चारों ओर पूरे सरफेस पर प्लस क्यू आवेश हो जाता है। स्टूडेंट्स, इस तार को अक्ष मानकर, ठीक है, r दूरी पर एक बिंदु लेते हैं P, जहाँ पे मान लीजिए वो बिंदु है P, जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वेक्टर E। तो स्टूडेंट्स, r को त्रिज्या मानकर हमने एक बेलन की संरचना कर दी। ये जो बेलन है स्टूडेंट्स, इस बेलन का लंबाई है स्मॉल l, ध्यान दीजिएगा, चालक तार की लंबाई कैपिटल L है और बेलन की लंबाई स्मॉल l है। तब ऐसी परिस्थिति में इस बेलन का जो आवेश घनत्व होगा वो आवेश घनत्व लैम्बडा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आवेश घनत्व का मतलब होता है कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, ठीक है। तो बिंदु P पर एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, और उस ds और विद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण बनेगा वो कोण थीटा होगा, जो मैं आपको यहाँ पर प्रदर्शित नहीं कर रहा हूँ, बट आप ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम इसमें कि बताएंगे कि इस पूरी संरचना में, जैसा कि मैंने बताया, जिक्र किया आपसे कि तीन सरफेस बनेंगे। एक समतल गोलीय सरफेस S1, दूसरा समतल गोलीय सरफेस S2, और ये जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट, ये S3, अर्थात वक्रीय पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ इसको कहते हैं, S3। स्टूडेंट, समतल गोलीय पृष्ठ S1 और समतल गोलीय पृष्ठ S2 जो है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाता है, इसलिए इससे जो बल रेखाएं निकलती हैं वो समांतर निकलती हैं और बहुत कम, अर्थात नगण्य के बराबर निकलती हैं। परंतु स्टूडेंट, जो वक्रीय पृष्ठ S3 है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाता है और यहाँ से जो बल रेखाएं निकलती हैं वो भी लंबवत निकलती हैं। इसलिए यहाँ पर अधिकतम
इलेक्ट्रिक फ्लक्स उत्सर्जित होता है या बाहर निकलता है, इसलिए हम केवल S3 पर ही कैलकुलेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आते हैं डायग्राम के बारे में 2 शब्द लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बोला डायग्राम के बारे में पूरा लिख दिया है। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि तब बेलन के अंदर कितना आवेश होगा, तो बेलन के अंदर आवेश हो जाएगा स्टूडेंट Q बराबर लैम्डा इंटू एल। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने आपसे जिक्र किया है कि बेलन पर 3 भाग कार्य कर रहे हैं, गोलीय समतल पृष्ठ S1, गोलीय समतल पृष्ठ S2 या वृत्तीय समतल पृष्ठ S2 और वक्रीय पृष्ठ S3। तो इन तीनों भागों के बारे में बताने के पश्चात हम उस पृष्ठ का जिक्र करेंगे या उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे जो गॉसियन पृष्ठ की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आते हैं स्टूडेंट्स Q इक्वल टू लैम्डा एल कैसे आता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। हम जानते हैं कि आवेश घनत्व या घनत्व इक्वल टू होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। जी, अब स्टूडेंट हमारे पास ना तो यहाँ द्रव्यमान दिया हुआ है बेलन में और ना ही आयतन दिया हुआ है, तो आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू द्रव्यमान की जगह पर दिया हुआ है स्टूडेंट आवेश। ठीक है, और आयतन की जगह पर दिया हुआ है चालक तार की लंबाई। तो लंबाई तार की भी है और लंबाई बेलन की है, तो चूंकि हम लोग बेलन के अंदर आवेश घनत्व निकाल रहे हैं इसलिए लैम्डा इक्वल टू आवेश Q हो जाएगा और लंबाई जो होगी वो बेलन की लंबाई हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से जब हम आवेश इक्वल टू निकालते हैं तो हम बताते हैं या Q इक्वल टू इसका त्रिज्या गुणा कर देते हैं तो हो जाता है लैम्डा इंटू एल। ठीक है स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने पूरे डायग्राम का वर्णन कर दिया है। तब बेलन के अंदर आवेश Q इक्वल टू लैम्डा इंटू एल समीकरण नंबर 1 दे दिया। बेलन पर 3 भाग कार्यशील होते हैं, समतल वृत्तीय भाग या पृष्ठ S1, समतल वृत्तीय पृष्ठ S2। S1 और S2 डायग्राम में है, ये विद्युत क्षेत्र के समांतर हैं। समांतर होने के कारण इस क्षेत्र से होकर बहुत कम या नगण्य विद्युत फ्लक्स निकलेंगी। और तीसरा है वक्रीय पृष्ठ S3, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, ये S3। इससे होकर अधिकतम विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेंगी। तब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट अतः वक्रीय पृष्ठ S3 से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये जो फ्लक्स होगा वो हम बता सकते हैं फाई फ्लक्स बराबर सरफेस इंटीग्रेशन या क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर DS3। स्टूडेंट्स वेक्टर और डॉट को हटाएंगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगा इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन या इसको हम क्लोज इंटीग्रेशन भी पढ़ते हैं स्टूडेंट। क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डॉट नहीं रहेगा, डॉट हट जाएगा, EDS cos DS3 cos 0 डिग्री। अब स्टूडेंट cos 0 की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होता है, इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन EDS3 इंटू cos 0 की वैल्यू 1, तो सिर्फ DS3 बचेगा। यहाँ पे आप बता सकते हैं चूंकि cos 0 इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स ये DS3 के रिस्पेक्ट में E जो है वो एक कांस्टेंट है, इसलिए E बाहर निकल जाएगा और क्लोज इंटीग्रेशन के अंतर्गत अंदर DS3 रहेगा। ये जो DS3 है स्टूडेंट ये बेलन के वक्र पृष्ठ को बताता है, अर्थात अगर ये बेलन है तो ये पूरा बाहर का जो पृष्ठ है ये पूरा वक्र पृष्ठ कहलाएगा। और बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πRL। तो आप यहाँ पर विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू दे दीजिए, फाई ई इक्वल टू ई इंटू इंटीग्रेशन DS3 या फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2πRL। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, आप बता दीजिए चूंकि समाकलन बंद समाकलन DS3 इक्वल टू बेलन का वक्र पृष्ठ। स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा इक्वल टू
2πr_l। स्टूडेंट इसको ब्रैकेट में रख लीजिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लाइन हो सकता है। स्टूडेंट अब हम गॉस के प्रयोग से चलेंगे, गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ये गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है। गॉस प्रमेय से हम जानते हैं कि फाई ई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखिए तो आपको ऐसा लग रहा है या ऐसा दिख रहा है कि जो LHS है फाई ई और फाई ई दोनों इक्वल है। जब एक भाग या एक पार्ट आपस में बराबर है तो ऐसी स्थिति में जो दूसरा पार्ट होगा वो भी आपस में बराबर होगा स्टूडेंट। तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे या लिख सकते हैं कंपेयरिंग टू इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ये हो जाएगा स्टूडेंट E इंटू 2πr_l इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स हमको E की वैल्यू ज्ञात करनी है, ध्यान रखिएगा, इसलिए E को छोड़कर बाकी टर्म को हम पक्षांतर कर देंगे तो बताएंगे या E इक्वल टू Q अपॉन 2πr, डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 2πr_l इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स समीकरण नंबर 1 देखिए है Q इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। हमारे पास समीकरण 4 में Q है तो क्यों ना समीकरण 1 से Q की वैल्यू को समीकरण 4 में रख दें, ठीक है। E इक्वल टू लैम्डा इंटू एल अपॉन 2πr_l इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा स्टूडेंट। ऊपर का L और नीचे का L को काट देंगे तो हमारे पास बचेगा स्टूडेंट्स या E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πr इंटू एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। स्टूडेंट्स ये जो फार्मूला आएगा हमारे पास, यही फार्मूला हमारे पहले अनुप्रयोग के लिए होगा। इस फार्मूले को हम फिर से लिख दे रहे हैं स्टूडेंट, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट पहले और R को बाद में कर देंगे। तो यही जो सूत्र है स्टूडेंट, ये सूत्र ही हमारा मुख्य सूत्र है। स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये हमारा पूरा हल है पहले अनुप्रयोग का, जिसका अंतिम रिजल्ट E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R हमारे समक्ष आया है। और इस सूत्र के आधार पर हम बाकी इससे संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आने वाले परीक्षाओं के लिए हम इसका रिवीजन करते रहेंगे ताकि हमारे मेमोरीज में बनी रहे। तो चलिए स्टूडेंट आते हैं इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल सवाल में। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि एक रेखा 4 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रैखिक आवेश घनत्व कितना होगा। स्टूडेंट प्रश्न में कुछ चीज़ें दी हुई है, जैसे मैं बता दूं कि एक रेखा 4 सेंटीमीटर की दूरी पर अर्थात R इक्वल टू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, जिसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है अर्थात E इक्वल टू दिया हुआ है 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। रैखिक आवेश घनत्व कितना होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो आपके पास एक फार्मूला है, जैसा कि मैंने अभी बताया, चूंकि होता है E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है स्टूडेंट, इसमें R की वैल्यू है, E की वैल्यू है, पाई की वैल्यू हमको पता है 22/7 या 3.14 होता है। लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी स्टूडेंट्स हमको पता है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, या आप चाहें तो एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पर उसकी वैल्यू या उसका वैल्यू रख सकते हैं या उसको जैसे कि तैसा छोड़ भी सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम करते हैं इसको सॉल्व। स्टूडेंट्स हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं
2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू ई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमको इसका वैल्यू रखना पड़ेगा स्टूडेंट, इसलिए लैम्डा इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 आर इंटू ई कर लेते हैं। 1/2 मीन्स 2 से भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा स्टूडेंट। हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसलिए रख रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि हम लोगों को पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹ मीटर पर कूलम, है ना। तो इस वैल्यू को हम रख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए हमने ये वैल्यू रखा। तो स्टूडेंट्स अगर हमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना होगा तो ये यहाँ आ जाएगा और ये इसके जगह पे आ जाएगा, अर्थात 1/9 इंटू 10⁹ इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रहेगा ना स्टूडेंट, ये प्रक्रिया कैसे किए, ट्रांसफर कर दिए वैल्यू रखने के लिए। इसलिए लैम्डा इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁹ इंटू 1/2 इंटू आर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू ई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से 9 इंटू 10⁴। स्टूडेंट्स ये 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। लैम्डा इक्वल टू स्टूडेंट्स बचेगा हमारे पास, ऊपर में देखिए क्या क्या बच गया, 2 1 जा 2 और 9 1 जा 9, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁴ ऊपर में बच गया और नीचे में केवल बच गया स्टूडेंट्स 10⁹, है ना। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम इसको, ये जो 10⁹ दिख रहा है, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, या लगा देते हैं यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू, ठीक है, 2 1 जा 2 इंटू 10⁻, ठीक, यहाँ -2 है स्टूडेंट तो -2, यहाँ +4 है तो +4। अब ये 10⁹ ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो -9 कर दिए, नीचे का सब कैंसिल हो गया तो लैम्डा इक्वल टू स्टूडेंट क्या बच गया, 2 इंटू 10⁻, देखिएगा स्टूडेंट ये दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस है तो 9 2 11, 11 में से 4 घटेगा तो -7 बचेगा, 10⁻⁷। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम चाहें तो इसको यहीं पर आंसर दे सकते हैं, इसका जो मात्रक होगा वो कूलम पर मीटर होगा, ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। इसको चाहे तो 2.0 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2.0 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर मीटर। तो इस प्रकार से हमारे अंकिक सवाल बनेंगे स्टूडेंट। ये पूरा हल है इस न्यूमेरिकल का। स्टूडेंट्स मिलते हैं पुनः हम अपने अगले टॉपिक के साथ।